बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटर्जेंट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन बाय वाटर बाय ब्रेकिंग अप द। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या चीज है। बेटा हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सरफेस टेंशन है किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का एक टेंशन की हालत में आ जाना। एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है कि मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं वो एक टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं, जिससे वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो नीचे उस लिक्विड के सरफेस के नीचे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इवेपोरेशन को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो इवेपोरेशन कम हो जाती है और सरफेस टेंशन जो है वो जैसे हमें दूध पे नजर आती है बलाई की शक्ल में, चाय पे आती है, पानी ज्यादा देर खड़ा रहे उसके ऊपर काई बन जाती है, वो तो खैर फंगस की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो लिक्विड्स हैं जैसे दूध है और चाय वगैरह, इनके ऊपर जो सरफेस क्रिएट हो जाती है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो डिटर्जेंट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। डिटर्जेंट क्या कर रहे हैं, वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर रहे हैं, तो उसमें वो ब्रेक क्या करते हैं। पहली ऑप्शन है डायपोल डायपोल फोर्सेस, दूसरी ऑप्शन है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, तीसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चौथी है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो वाटर में सबसे प्रोमिनेंट फोर्सेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उन्हें ब्रेक डाउन करके वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज। सरफेस टेंशन का जो यूनिट है उसने पूछा है कि क्या होगा। पहली ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर ओनली, और दूसरी है जाउल पर मीटर स्क्वायर ओनली, फिर है बोथ ए एंड बी और नीदर ए नॉर बी। तो देखिए बेटा, सरफेस टेंशन को हम गैमा से शो करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम इसे इसका जो फार्मूला बनता है। अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन और लेंथ का यूनिट है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर ये इसका यूनिट बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वर्क पर डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस जो भी है, तो वर्क के लिए यूनिट आ गया जाउल, डिस्टेंस के लिए पर मीटर, तो जाउल पर मीटर आ गया। अब ये वर्क जो हमारे पास फोर्स का यूनिट आया है इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो जाउल पर मीटर इसकी जगह पे आ गया और लेंथ के लिए मीटर, तो ये मीटर ऊपर आके हमारे पास पर मीटर स्क्वायर बन गया, तो जाउल पर मीटर स्क्वायर ये है बेटा इसका सेकंड यूनिट। यानी ये भी यूनिट हो सकता है, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। तो फिर यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो आंसर बना बेटा वो अल्फा भी है और बीटा भी है, यानी चार्ली ऑप्शन बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम a beam of alpha particles was directed into a gold particle foil of dash thickness as target through a pinhole in a lead plate। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया गोल्ड की एक बहुत बारीक प्लेट पर, उसकी जो थिकनेस थी अकॉर्डिंग टू द बुक वो 0.0000, 4 दफा 0 फिर 4 और आगे सेंटीमीटर, तो ये अल्फा ऑप्शन ही है 0.00004 सेंटीमीटर, यही बेटा इसका आंसर बनता है क्योंकि सेंटीमीटर यहां पे है। बाकी ऑप्शन में बीटा ऑप्शन में जो नैनोमीटर है, चार्ली ऑप्शन में मिलीमीटर है और डेल्टा ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ, तो सेंटीमीटर के लिहाज से अल्फा ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉप मेथड इज कॉमनली अप्लाइड टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकली एक्सप्रेशन टू डिटरमिन द सरफेस टेंशन बाय दिस मेथड। कहते जी कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी मदद से, यानी फार्मूला कौन सा ऐसा है जिसकी मदद से हम सरफेस टेंशन जो है लिक्विड की मेजर कर सकते हैं। ये रिलेटिव जो है ना वो सरफेस टेंशन कहलाती है। ड्रॉप मेथड में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी लिक्विड के लिए और उसको फिर वाटर के ड्रॉप्स के साथ उसका कंपेयर जो है वो किया जाता है। तो कंपैरिजन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, उसका फार्मूला ये बनता है।
गैमा एल, फिर नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वाटर की सरफेस टेंशन के लिए गैमा डब्ल्यू आ गया बेटा हमारे पास। तो इस कॉन्सेप्ट के हवाले से यानी इस फार्मूले के हवाले से जो ऑप्शन मैच कर रही है वो अल्फा ही है, यही बेटा इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन में फार्मूला उसने चेंज किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ बफर सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.001 मोल पर डीएम क्यूब H2CO3 एसिड की क्वांटिटी उसने बेटा दे दी है, मोल से दे दी है 0.001 with a 0.01 mole sodium bicarbonate. If pK value is 4 then pH of the buffer solution is, ये बेटा आप जानते हैं हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, pH is equal to pK plus log salt by acid। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सॉल्ट है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.01 और एसिड की कंसंट्रेशन 0.001। तो पॉइंट अगर हम खत्म करते हैं, ये पॉइंट खत्म किया जाए तो इसके नीचे आ जाएगा 100, इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो बेटा इसके नीचे आ जाएगा 1000, तो बन गया 1/100 और 1/1000, यानी इस तरह से 1/100 और 1/1000। तो ये 2 0 इसे कट गए, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो ये log 10 बन जाएगा। तो pH इज इक्वल टू pK की वैल्यू उसने दी हुई है 4 है, वो लिख दिया log 10 आप जानते हैं 1 होता है, तो 4 + 1 हमारे पास pH की वैल्यू आ गई 5। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है उसका pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन जो है वो 5 है, जो कि बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर ड्रॉन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने कौन से जो नताज अखज किए अपने एक्सपेरिमेंट से। पहली ऑप्शन, ही प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल फॉर एन एटम, उसने ये बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह से है, जैसे दरमियान में सूरज है उसके इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में उसके इर्द गिर्द सर्कुलेशन जो है वो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जी सर्कुलर ऑर्बिट्स में। दूसरी ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने उसने कहा जी कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फॉइल में से गुजर गए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, द होल मास ऑफ एन एटम लाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि पूरे एटम का जो मैक्सिमम मास है वो सारे का सारा उसके न्यूक्लियस में लाया करता है। तो ये तीनों बातें ठीक हैं बेटा, तो आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेक्ट्रल लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द radiation emitted by an electron jumping from higher orbit to first orbit belong to, कहते हैं जब स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आता है। एक्चुअली होता क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट कहां से हो रहा है, फर्स्ट से, जिस ऑर्बिट से एक्साइट होगा वापस भी वहीं पे आना है, फर्स्ट से एक्साइट होकर वो सेकंड में गया, थर्ड में गया, 4 में गया, 5 में गया, किसी भी हायर ऑर्बिट में चला गया, वापस उसने पहले में ही आना है। जब वो पहले में आके फॉल करेगा तो वो एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन छोड़ेगा। वो जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो जिस रीजन में आती है, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आ रहा होता है तो उस रीजन को हम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं, और ये लाइमन सीरीज में फॉल करता है, या लाइमन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, तो लाइमन के नाम पे लाइमन सीरीज बन गई। तो पहली ऑप्शन है पेस्टन सीरीज, पेस्टन सीरीज बेटा, दूसरी ऑप्शन है बाल्मर सीरीज, तीसरी लाइमन, चौथी ब्रैकेट। जो हमारे पास फर्स्ट शेल में आके इलेक्ट्रॉन गिरता है, यानी वो फर्स्ट से एक्साइट हुआ था तो फर्स्ट में आके फॉल किया, वो लाइमन। अगर सेकंड से एक्साइट और डी एक्साइट हो तो बाल्मर, अगर थर्ड से एक्साइट और डी एक्साइट हो तो पेस्टन, फोर्थ से एक्साइट डी एक्साइट हो तो ब्रैकेट, 5 से एक्साइट और डी एक्साइट हो तो पी फंड उसे बोलते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में उसने फर्स्ट ऑर्बिट का जिक्र किया, तो चार्ली ऑप्शन लाइमन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 8, बफर सॉल्यूशन इज सच अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट इन द चेंज ऑफ पीएच। ये बेटा डेफिनेशन है कि बफर सॉल्यूशन वो होता है जो पीएच को चेंज नहीं होने देता। कब? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इन इट, जब उसमें कोई भी एसिड या बेस आप ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द बेसिक बफर सॉल्यूशन, कहते हैं इसमें से कौन सा
कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि बेसिक बफर की एग्जांपल है? तो पहली ऑप्शन है H2CO3 और उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वीक एसिड और उसके साथ उसका सॉल्ट आ जाए तो ये बेटा एसिडिक बफर की एग्जांपल होती है। दूसरी ऑप्शन है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट, ये भी वीक एसिड है, उसके साथ उसका सॉल्ट है, तो ये भी एसिडिक बफर है। थर्ड ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस है, उसके साथ उसका सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये बेसिक बफर की एग्जांपल है, वीक बेस और उसके साथ उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चार्ली ऑप्शन इसका आंसर हो गया। डेल्टा ऑप्शन है NaOH और HCN, ये स्ट्रॉन्ग बेस आगे स्ट्रॉन्ग बेस से कोई भी बफर नहीं बनता। तो पहली दो ऑप्शन जो है वो एसिडिक बफर की हैं, चार्ली ऑप्शन बेसिक बफर है और डेल्टा ऑप्शन कोई बफर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन। जी नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9, स्पेसिफिक हीट सिंबल S is the amount of heat in joule required to raise 1 gram of the substance 1 Kelvin. Usually specific heat is required in joules. पहले बेटा उसने डेफिनेशन बोली है कि स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। आमतौर पे स्पेसिफिक हीट को जाउल में जो ना मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटर स्पेसिफिक हीट, कहता है उस ऑप्शन उसने दी हुई है और कहता है किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। पहली ऑप्शन है बेटा वाटर H2O, दूसरी NH3, तीसरी C2H5OH और चौथी CCl4। तो बेटा यहां पे जो स्पेसिफिक हीट अमोनिया की सबसे ज्यादा है। यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसकी शेप का फैक्टर है। शेप आ जाती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल आ जाती है, नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं। वैसे तो वाटर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमने सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है। अब वाटर में जो बॉइलिंग के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसमें हमने फोर्सेस ब्रेक करनी होती है। यहाँ पे हमने फोर्सेस ब्रेक नहीं करनी, हमने सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, 1 ग्राम का जो भी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का हो। तो वो अमोनिया में सबसे ज्यादा हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वैल्यू है 4.70, वाटर के लिए 4.18 है, इथाइल अल्कोहल के लिए 2.46 है और चार्ली ऑप्शन जो हमारे पास वो डेल्टा ऑप्शन में CCl4 लिखा हुआ है उसके लिए 0.86 है। तो आप देख रहे हैं कि वाटर, अमोनिया और इथाइल अल्कोहल में चूंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो इनकी जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू ज्यादा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू उसी तरह से कम हो गई है। तो यहाँ पे अमोनिया जो है वो 4.70 के साथ सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बीटा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल, किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बेटा बॉन्ड एंगल का लॉन पेयर के साथ इनवर्स रिलेशन है, जितने लॉन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। तो जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे और कोई लॉन पेयर नहीं होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। अब देखें पहली ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई लॉन पेयर नहीं है, टोटल 3 एटम है, इसका बॉन्ड एंगल है 180। BF3 में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, कोई लॉन पेयर नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल है 120। CH4 में कोई लॉन पेयर नहीं है, नंबर ऑफ एटम मजीद ज्यादा हो गए, 5 एटम हो गए टोटल, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 109.5 है। SO2 नंबर ऑफ एटम कम है, ये बिल्कुल CO2 की तरह से टोटल एटम 3 है, लेकिन इसमें लॉन पेयर आ जाता है। लॉन पेयर की वजह से एंगल जो है वो इसका लेस हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड जो लॉन पेयर होते हैं वो बॉन्ड को दबाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कार्बन डाइऑक्साइड का 180 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स। हमारे कोर्स के लिहाज से 5 ग्रुप में से डिवाइड किया गया है, जो लाइमन है, फिर दूसरे नंबर पे बाल्मर है, तीसरे नंबर पे पेस्टन है, ब्रैकेट है और पीफेंट है। तो अल्फा ऑप्शन 4 है, दूसरी ऑप्शन 5 है, फिर चार्ली ऑप्शन 6 है और डेल्टा ऑप्शन 3 है। तो 5 बीटा ऑप्शन इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्रॉबैक्स इन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। कहते हैं इनमें से कौन से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स हैं? पहले नंबर पे रदरफोर्ड प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर वाज डिफेक्टिव एंड अनसेटिस्फैक्टरी। कहता है रदरफोर्ड का जो प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसमें डिफेक्ट्स मौजूद हैं। ये पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शुड बी फॉर्म्ड। रदरफोर्ड ने कहा था कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन
मुसलसल अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने आके बताया कि कोई भी चीज दुनिया में मुसलसल एनर्जी रिलीज कर ही नहीं सकती, ना एब्जॉर्ब कर सकती है ना रिलीज कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट के हवाले से ये दूसरी ऑप्शन भी गलत हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रेडिएट एनर्जी अनटिल इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। उसने रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज करेगा तो क्वांटम जो है ना मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर कोई बॉडी मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रही है तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो ऐसा ऐसा वो रुक जाएगी, अगर वो सर्कल में मूव कर रही है तो अपना रेडियस जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के दिखे रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज भी कर रहा है, तो फिर वो एट द एंड आके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो तीनों ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, तो ये तीनों बातें ठीक हो गई। डेल्टा आंसर ऑल ऑफ दिस। ये बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ अ बफर सॉल्यूशन है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1 एंड 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.01 ऑफ सोडियम बेंजोएट, देन व्हाट इज द पीके, पीके हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द बफर सॉल्यूशन व्हेन इट्स पीएच इज 3, पीएच बटा हमें दे दिया 3 है, सॉल्ट एसिड की कंसंट्रेशन भी दे दी है, हमने जो फाइंड आउट करना है वो पीके ए करना है। तो हेंडरसन के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें जी, हेंडरसन इक्वेशन है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट दिया हुआ 0.01 और एसिड दिया हुआ 0.1, तो ये पॉइंट हम खत्म करते हैं, ऊपर आ गया 100, ये पॉइंट खत्म किया 10, ये से कट गया 1/10 बच गया। अब 1/10 जो है मींस के log 10 की पावर -1, ये -1 शुरू में आएगा, तो 3 इज इक्वल टू pKa -1 log 10। pKa की वैल्यू जो है वो वही हमने फाइंड आउट करनी है, ये -1 आ गया क्योंकि log 10 1 होता है, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो pKa की वैल्यू बन गई 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शंस हमें दी गई हैं बेटा, पहली ऑप्शन है 5, दूसरी है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 4, तो इसका आंसर बना डेल्टा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन of light emitted by a certain source is 200 angstrom, the wave number will be, वेव लेंथ बेटा दे दिया उसने और वेव नंबर हमसे पूछा हुआ है, तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर इसके ऑप्शन को देखेंगे। बेटा वेव लेंथ दे दी है 200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 और वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है 1/लैम्डा, ये है बेटा इसका फार्मूला 1/लैम्डा। तो लैम्डा मींस वेवलेंथ हमें दी गई है 200 एंगस्ट्रॉम, 1/200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर, ये जब ऊपर आएगा तो ये पावर प्लस हो जाएगी, लेकिन यूनिट जो है वो पर मीटर हो जाएगा जो कि वेव नंबर का यूनिट होता है। अब 10 की पावर 10 ऊपर है, 200 नीचे है, ये 200 मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब है 2 इंटू 10 की पावर 2, ये 10 की पावर जाके माइनस हो जाएगी, 8 रह जाएगा, तो 1/2 10 टू द पावर 8 पर मीटर। 1/2 का आंसर है 0.5, 0.1 डिजिट इधर मूव करेगा, जब इधर आएगा तो पावर में एक लेस हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मिनट, बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दी गई है, पहली ऑप्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 पर मीटर, दूसरी है 500 नैनोमीटर, नैनो पर मीटर लिखा हुआ है, तीसरी है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर और 500 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। तो बेटा इसका आंसर जो बना वो चार्ली ऑप्शन है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द डिक्रीज इन द solubility of an electrolyte in a solution by adding another electrolyte having common ion is called common ion effect। ये बेटा ये कॉमन आयन की डेफिनेशन है कॉमन आयन इफेक्ट की, कि जब आप एक सोल्यूशन में, किसी सॉल्ट सोल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में आप एक और इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, अगर आयन कॉमन हो जाए तो फिर किसी भी सॉल्ट की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसको कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, कहते हैं सारी इसकी प्रॉपर्टीज है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन इट इज एप्लीकेशन ऑफ ली शटल प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरी इट इज ऑलवेज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये भी ठीक है,
कि पहले सॉल्ट आयोनाइज हुआ हुआ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो आयोनाइज हुआ है, आपने उसके अंदर एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, वो कॉमन आयन होने की वजह से रिएक्शन वापस चल पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दूसरी ऑप्शन भी ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। जो आप सेकंड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी पहले वाले से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ये भी बात ठीक है। द टर्म इलेक्ट्रोलाइट एसिड एंड सॉल्ट इज यूज्ड फॉर कॉमन आयन। बेटा कॉमन आयन इफेक्ट में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज होता है, ये सॉल्ट एसिड वगैरह वर्ड यूज नहीं होते। तो डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें ठीक है। तो एक्सेप्शन वाला सवाल था, इसलिए डेल्टा आंसर है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 16। द पीके ऑफ अ वीक एसिड इज 4.8। पीके ए वैल्यू दे दी है 4.8। व्हाट शुड बी द पीएच, पीएच क्या होगी ऑफ द बफर सॉल्यूशन की इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एथेनोइक एसिड इज, एसिड की कंसंट्रेशन दी है 0.1 एंड दैट ऑफ सोडियम एसिटेट इज 1 मोल पर डीएम क्यूब, और सोडियम एसिटेट की 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो दोनों की वैल्यू दे दी है, सॉल्ट एसिड की भी दे दी है, पीके वैल्यू भी दे दी है, हमने पीएच फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, ये हेंडरसन इक्वेशन है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। पीके ए है 4.8, हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है 1, एसिड है 0.1, ये पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, तो 4.8 प्लस लॉग 10, लॉग 10 आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 4.8 प्लस 1 5.8 बेटा इसका पीएच का आंसर आ गया हमारे पास। तो देखें जी, ऑप्शंस हम मैच करते हैं, कौन सी मैच करते हैं यहाँ पे, पहली ऑप्शन ही 5.8 है, यही इसका आंसर है। बीटा 4.8 है, वो आंसर नहीं बनता। 3.5 4.6 है, इसकी ऑप्शंस नहीं मैच करती, तो 16 अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर द फॉलोइंग डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बेटा उसने में डॉट एंड क्रॉस डायग्राम दी हुई है। पहला जो है ना, वो उसने एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम दिखाया, वो हाइड्रोजन ही होता है। दूसरा जो है वो उसने दिखाया है कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है तो इसका मतलब वो 5वें ग्रुप का कोई एलिमेंट है, जो नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। तो आगे उसने उनका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। चूज अ राइट मॉलिक्यूल विच फॉलो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। पहली ऑप्शन है CH3। CH3 में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर नहीं बनता। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाटर भी उसी तरह, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनता। NH3 बेटा इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक और जो ना वो एक नाइट्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन उसके साथ आके मिलके NH3 बना देते हैं। तो 17 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द बेस्ट एसिडिक बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग। बेटा जो बेस्ट एसिडिक बफर है वो तब बनता है जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल ली जाए। तो पहली ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट इन एनी प्रोपोर्शन। दूसरी ऑप्शन है ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड देन सॉल्ट। तीसरी ऑप्शन है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, जो ने भी बोला कि दोनों की अगर क्वांटिटी कंसंट्रेशन इक्वल ली जाए तो बेस्ट एसिड जो है ना वो क्रिएट होता है। और लास्ट ऑप्शन है ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देन एसिड। तो 18 का आंसर बन गया चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल। कहते हैं किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा। तो देखें ये ऑप्शन दी हुई है, AgCl2 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, मीथेन और SO2 है। मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स कम हो मॉलिक्यूल में और कोई लॉन पेयर ना हो तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा बनता है 180। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो गए, टोटल 4 एटम हो गए, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120। इसमें और ज्यादा एटम हो गए, 4 एटम हो गए, यहाँ सॉरी 5 एटम हो गए, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनता है 109.5। अब इन तीनों में कोई लॉन पेयर नहीं था, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इसके बराबर हैं, यहां भी 3 एटम है, यहां भी 3 एटम है, लेकिन यहां पे लॉन पेयर आ गया। लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 120 हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो HgCl2 AB2 कैटेगरी को फॉलो करते हुए 180 बॉन्ड एंगल आ गया बेटा हमारे पास। तो उसने पूछा था किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, अल्फा ऑप्शन HgCl2। क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर हाइड्रोकार्बन। कहता है हाइड्रोकार्बन के लिए देखें स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है इथेन, स्ट्रक्चर दिया है CH3CH3, जो उसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है।
ज्योमेट्री दोनों चूंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 109.5। पहली स्टेटमेंट ठीक है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, BF3 फार्मूला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो कोई लॉन पेयर ना हो तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो कोई लॉन पेयर ना हो तो sp2। ट्राइगोनल प्लेनेट ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल 120 है, ये भी ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और उसकी जो शेप है वो लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 है, ये भी ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो सारी स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, when a system in equilibrium is altered in any way, the direction of the system changes so as to undo the effect of the change. This is in accordance to, कहते हैं कि जब आप किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, ली शटल प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, तो सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है जिधर वो उस इफेक्ट को नलीफाई कर सके, जीरो कर सके या मिनिमाइज कर सके। तो ये डेफिनेशन चूंकि ली शटल प्रिंसिपल की है तो पहली ऑप्शन लॉ ऑफ मास एक्शन गलत, इक्विलिब्रियम लॉ दूसरी ऑप्शन है गलत, ली शटल प्रिंसिपल है ये इसका आंसर बेटा। रेट लॉ जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने की एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो टर्म होती है। तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसका आंसर बन गया 21 चार्ली ऑप्शन। Question number 22. Which of the following statements does not match correctly about the applications of the common ion effect? कहते कौन सी ऑप्शन मैच नहीं कर रही कॉमन आयन इफेक्ट के लिहाज से। पहली ऑप्शन है solubility of KClO3 in water is suppressed by adding KCl। KClO3 इतना ज्यादा आयोनाइज नहीं होता, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl डालते हैं तो वो KCl चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो KClO3 इन दोनों में पोटाशियम कॉमन आयन होने की वजह से जो आयोनाइजेशन ऑफ KClO3 है वो सुप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पहली बात ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज सुप्रेस्ड बाय एडिंग NH4OH। NH4Cl ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है और NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कॉमन आयन इफेक्ट की शर्त यह है कि जब आप किसी पहले इलेक्ट्रोलाइट में एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना चाहते हैं कॉमन आयन बनाने के लिए तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जो आप बाद में ऐड करें वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये कभी भी उसकी आयोनाइजेशन को सुप्रेस नहीं करेगा। तो बीटा ऑप्शन गलत हो गई। फिर solubility of H2S in water is suppressed by adding HCl। अब H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ऐड करते हैं, H2S की आयोनाइजेशन सुप्रेस हो जाती है, ये भी ठीक हो गया। solubility of sodium chloride in water is suppressed by adding HCl। NaCl और HCl में NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है और HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl की solubility को डिक्रीज करना है, हमने सुप्रेस करना है HCl ऐड करके, क्योंकि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी आयोनाइजेशन सुप्रेस हो जाएगी, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं कर रही, बाकी सारी करेक्टली मैच कर रही हैं। तो 22 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, हेंडरसन इक्वेशन फॉर द बेसिक बफर सॉल्यूशन इज। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या होगी, उसमें POH आ जाएगा इज इक्वल टू PKB आ जाएगा प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस आ जाएगा, और ये ऑप्शन अल्फा मैच करती है बेटा, क्योंकि बीटा ऑप्शन में उसने बेस बाय सॉल्ट लिखा हो तो ये गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन में उसने सॉल्ट बाय बेस लिखा हुआ लेकिन आगे KA लिखा हुआ है, PKB की जगह KA लिखा है, वो भी गलत है। और डेल्टा ऑप्शन में K भी लिखा है, ये भी गलत है। तो 23 अल्फा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएच। पीएच के बारे में हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली ऑप्शन है ब्लड इज अ बफर ऑफ H2CO3 एंड बाइकार्बोनेट एंड इट्स पीएच इज 7.1। बेटा ब्लड में बफर तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते हैं, लेकिन इसकी जो पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 के रेंज में होती है। 7.1 पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जो ना वो डेथ भी हो सकती है अगर 7 पे आ जाए पीएच। तो ये पीएच उसने गलत लिखी हुई है, 7.35 से 45 होनी चाहिए रेंज उसकी। तो पहली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। दूसरी ऑप्शन है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एज अ पीएच 0। बेटा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और 1 मोल उसका उसने कंसंट्रेशन दी हुई है, HN की कंसंट्रेशन 1 हो गई, जब आप उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये pH 0 बिल्कुल ठीक है, बीटा ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन है pH कैनॉट बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 14। pH 0 से लेस नहीं हो सकती और 14 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये भी ठीक हो गया। द रेंज ऑफ एन इंडिकेटर इज अ pH रेंज ओवर विच इट चेंजेस कलर। इसका मतलब यह है कि जो pH है इंडिकेटर की वो कलर के हिसाब से जो है वो चेंज होती है। मतलब एसिड के अंदर जो है उसका कलर में भी, फर्ज करें जी फिनोल्फथलीन है, उसका एसिड के अंदर कलर जो है ना वो कलरलेस होता है, कोई कलर शो नहीं करता, और बेस के अंदर जो वो पिंक कलर शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि कलर चेंज होता है जब पीएच चेंज होती है। तो ये वाली बात भी सही हो गई। तो 24 का
अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में कहता है कौन सी बात गलत है। पहली है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। दूसरी है न्यू बार मीन वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, ये भी हमने थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल किया था, ये भी ठीक है। तीसरी है C इज इक्वल टू न्यू बाय लैम्डा। तो देखिए बेटा, फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की जाए तो V की जगह C आ जाता है, फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू आ जाता है और लैम्डा आ गया। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये हमारे पास फार्मूला बना। और यहां पर जो ऑप्शन बेटा उसने हमें दी हुई है वो लिखा हुआ है C इज इक्वल टू न्यू बाय लैम्डा। तो जो मैंने फार्मूला लिखा है वो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यू बाय लैम्डा नहीं बनता। तो चार्ली बार जो है वो इनकरेक्ट रिलेशन है। और डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। वो जो एच सी बाय लैम्डा होता है उसमें 1 बाय लैम्डा की जगह न्यू बार लिख दें तो वो रिलेशन भी ठीक हो जाता है। तो 25 चार्ली ऑप्शन। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।